अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल के तब 4 ईयर्स पे है। 2016 प्राइवेट, 2016 रेगुलर, 2015 रेगुलर, 2015 प्राइवेट। दो ये 4 साल के अकाउंट रिसीवेबल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ है। बेसिकली ये सीरीज़ है टॉपिकल सॉल्यूशन का। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिकल सॉल्यूशन चाहिए हो तो हमारे मिस शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको हर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2016 प्राइवेट। 2016 प्राइवेट में कुछ सवाल को समझते हैं और समझने के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये कितना टेक्निकल एस्पेक्ट इसका क्या है और कमिंग एग्जामिनेशंस में इसको किस सूरत से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। यार जब आप सवाल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो इसके नेचुरल बैलेंस पे जाते हैं, यानी इसके जो नॉर्मल बैलेंस है वो 2,75,000 डेबिट साइड है क्योंकि इसका नीचे डेबिट है। ठीक है, इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो लाजमी सी बात है कि ये आपके ओपनिंग बैलेंस है और ये आपके क्रेडिट साइड पे आएगा। ये भी न्यूट्रल बैलेंस दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये इसका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही आता है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को वो बोले या ना बोले तब भी आपने अपनी आसानी के लिए जनरल एंट्रीज़ में जनरलाइज करना है। अगर आपका लेजर बहुत शार्प है या आपकी अकाउंट्स थोड़ी सी फॉरवर्ड है तो आप डायरेक्ट इसकी लेजर में भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्री बेसिकली पास करने के लिए दी हुई है तो ये बात याद रखिएगा कि जनरल एंट्री लाजमी सूरतों में पास करनी होगी, फिर ये बात ऑप्शनल नहीं रहेगी। अभी तक तो ये बात ऑप्शनल है। अगर इन केस आपको जनरल एंट्री नहीं देता है रिक्वायरमेंट में तो आपके ऊपर होगी कि आप चाहो तो बनाओ, आप चाहो तो लेजर में डायरेक्ट पोस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे 2016 प्राइवेट में इसने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपको साफ लिख के दिया हुआ है कि जनरल एंट्रीज पास कीजिए। तो आपके पास 3 जनरल एंट्रीज़ यहाँ पे गिवन हैं। एक सेल्स ऑन अकाउंट है, आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, सेल्स डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर, सेल्स डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल, देन आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कैश और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये आपने 3 जनरल एंट्री पास की। 3 जनरल एंट्री पास करने के बाद आपको पता है आपके पास 2 अप्रोचेज़ होती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, दूसरी बैलेंस शीट अप्रोच है। अगर वो एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पे देता है तो ये बात याद रखिएगा वो बैलेंस शीट अप्रोच कहलाती है। इसी तरह अगर वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल देता है, क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स आपको वो बोलता है, तो ये बात याद रखिएगा कि वो आपकी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट अप्रोच साफ उसने लिख के दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आपने बैलेंस शीट अप्रोच की तरफ जाना है। बैलेंस शीट अप्रोच में आप कंप्यूटेशन भी कर सकते हो और आप लेजर के थ्रू भी काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों सूरतों में ये काम हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। मैंने कंप्यूटेशन भी किया हुआ है और लेजर भी बन सकता है इसका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जनरल एंट्री पास करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल का हमने बैलेंस लिखा 385,000, देन अनकलेक्टेबल का रेट 1% लगाया जो कि बनता है आपका 3850। देन आपका अलाउंस फॉर बैड डेब्ट जो क्रेडिट बैलेंस था, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस जो आप पहले इस्टीमेट करके बैठे हुए हो कि आपके पास 2750 रुपये डूब सकता है, आपने इसमें से माइनस किया 3850 में से आपके पास जो बैलेंस बचता है, एडजस्टमेंट बचती है, वो आपकी 1100 बचती है। हमेशा याद रखिएगा पीरियोडिक एडजस्टमेंट, बेसिकली एडजस्टमेंट किसको कहा जाता है? एडजस्टमेंट कहा जाता है कि जो आपके प्रॉपर टारगेट्स हैं या जो आपका फाइनल गोल है उससे आप कितना दूर हो या कितना ज़्यादा आपने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में दूर हो या नेगेटिव में दूर हो, आपको एक्यूरेट वही आंसर चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मौजूद है 3,85,000 का 1% निकाला, ये आपका प्रॉपर फाइनल टारगेट था 3850।
आपको 3850 बनाना है, सही है, साल के आखिर में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, लेकिन यहाँ पे आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है 2750। तो लाजमी सी बात है आप कितना दूर हो, 1100 रुपये दूर हो। आपने 1100 रुपये की एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, बैड डेब एक्सपेंस अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है जी। आप एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी, देन आपकी क्लोजिंग एंट्री है अलाउंस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बैड डेब एक्सपेंस क्रेडिट 1100 रुपये से। देन आपका लेजर है, आप चाहो तो कंप्यूटेशन के थ्रू कर सकते हो, आप चाहो तो लेजर के थ्रू भी कर सकते हो, मैंने लेजर के थ्रू भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। और इसी तरह आप कंप्यूटेशन के थ्रू भी कर सकते हो। लेजर में आपके पास सिंपल प्रोसीजर होता है कि आपने पूरा लेजर मेंटेन करना होता है। ओपनिंग बैलेंस लिखा आपने 275 यानी 2,75,000 रुपये। इसके बाद जितनी एंट्रीज थी आपने पोस्ट करी, पोस्ट करने के बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस मालूम किया तो वो 385,000 आ रहा था। मैं वो सवालात जो सवालात लेजर के थ्रू ज़्यादा, क्योंकि लेजर मेरे हिसाब से ज़्यादा मीन करता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशन, जहाँ पे आपका लेजर उस तरह से आपका साथ नहीं दे रहा होता जिस तरीके से कंप्यूटेशन दे रही है, तो फिर मैं सपोर्टिंग कंप्यूटेशन की तरफ आ जाता हूँ। वरना 99% मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को लेजर के थ्रू ही करवाता हूँ। अभी भी मैंने लेजर के थ्रू ही करवाया हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि आपका एंडिंग बैलेंस 385,000 आ गया। 385,000 का आपने 10% 1% कैलकुलेट करना है तो वो 3850 आया। देन आपने इसकी एडजस्टमेंट निकाल ली, वो 1100 रुपये बन गई। आपको इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट आपके पास दोनों की एडजस्टमेंट, दोनों की एंडिंग बैलेंस से आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। इसकी एंडिंग बैलेंस आपका 385,000 आ रहा था। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का एंडिंग बैलेंस आपका 3850 आएगा। दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास नेट रिसीवेबल आ जाएगा 381,150, ठीक है जी। ये आपका 2016 प्राइवेट ख़त्म होता है, 2016 रेगुलर यहीं से शुरू हो जाता है। अगर टेक्निकली पूछें तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 2016 रेगुलर में मैंने अपने इम्पॉर्टेंट इशू किए तो मैंने उसके अंदर भी ये लाजमी दिया हुआ है तकरीबन हर साल के, क्योंकि 2016 रेगुलर जो है बेसिकली आपको जब एजिंग का मेथड देता है तो एजिंग मेथड में अगर दो आपके कस्टमर ओमिट कर दिया है, अच्छा दिया क्या इसने सवाल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पास टोटल रिसीवेबल जो है वो जो आपने माल मार्केट में उधार फेंका हुआ है वो 8/38/125 का है, ठीक है। नॉट येट ड्यू वो कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी का अभी तक कोई बेसिकली रिसीवेबल ड्यू नहीं है और उनका रिस्क बेसिकली इतना हाई नहीं है। मतलब वो उन एक्सपेक्टेशन है कि वो सबसे ज़्यादा वक्त पे जो आपको कस्टमर पे कर देंगे वो नॉट येट ड्यू की कैटेगरी का होता है। इसके बाद जितना रिस्क बढ़ता जाएगा उतना आपका जो बैड डेब्ट्स का रेट है वो भी आपका एग्रेसिव होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 से 30 डेज़ का एक कैटेगरी दी हुई है, 31 से 60 दी हुई है, 61 से 90 दी हुई है और ओवर 90 डेज़ की कैटेगरी दी हुई है। ये 5 कैटेगरीज आपको 5 कैटेगरीज माजरत के साथ गिवन है। और साथ साथ वो एक और सिनेरियो आपको दे रहा है, वो बोलता है कि 2 अकाउंट रिसीवेबल एक्सीडेंटली जो है वो ओमिट हो गया। ओमिट कहते हैं बेसिकली भूल जाने को या रिकॉर्ड ना करने को, ठीक है जी। फ्रॉम दिस शेड्यूल, जो ऊपर शेड्यूल आपको दिया गया है, इस शेड्यूल में 2 ऐसे कस्टमर हैं जिनके अकाउंट रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, लाइक आपका आसिफ जावेद और दूसरा आपका जो है वो है साकिब मुफीस, ठीक है। इनकी इनवॉइसेस चेक करते हैं तो इनका टोटल उधार जो है आसिफ जावेद साहब का वो 10,625 है और ये 2 इनवॉइसेस के अगेंस्ट है। पहली इनवॉइस नंबर 21 है जो डेट 14 मार्च को जनरेट हुई है और दूसरी इनवॉइस जो है वो है आपकी 3175 रुपये, ये मई 9 को जनरेट हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि जो दूसरा कस्टमर है इसका 9400 रुपये उधार है और ये इसकी पहली जो इनवॉइस है वो जनरेट हुई है 20 मई को, दूसरी इनवॉइस जो जनरेट हुई है वो ये 15 जून को, ठीक है जी। अब वो आपको ये बोलता है रिकंस्ट्रक्ट द एजिंग शेड्यूल कंटेनिंग 100 कस्टमर एज ऑफ जून 30, 2016। सबसे पहले आपको एजिंग अकाउंट रिसीवेबल का बनाना पड़ेगा, यानी अपने अकाउंट रिसीवेबल को दुरुस्त करना पड़ेगा। देन आपने बैड डेब्ट्स की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने अकाउंट रिसीवेबल के तमाम पीरियड लिख दिए। लिखने के बाद आपने कैटेगराइज कर दिया कि आसिफ का उधार किस कैटेगरी में प्लॉट हो रहा है।
उसको लिखने के बाद आपने दोबारा टोटल कर लिए, दो टोटल करने के बाद आपने बैड डेब्ट्स की तरफ जाना है। जिस कैटेगरी पे जितना डेट है और उस डेट का जितना ड्यूरेशन है उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि आपने सारा कैलकुलेट कर लेना है। यानी 4.65 पे आपने 4,65,000 पे 2% पैसा डूब सकता है। इसी तरह 2,43 250 पे 5% डूब सकता है, एंड सो ऑन। आपने ये सारा टोटल कर लेना है। जैसे ही आप ये टोटल कर लोगे तो आपके पास टोटल अलाउंस और बैड डेब्ट्स आ जाएगा। इसमें से जितना आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, यानी आपकी प्रीवियस एस्टिमेशन होगी, उसको आपने अगर क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है तो माइनस करोगे, और अगर डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है तो ऐड कर लोगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंसिंग इंडिकेट करता है कि पहले ही अलाउंस और बैड डेब्ट्स का अकाउंट खुला हुआ है, और जबकि डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है कि वो अकाउंट नेगेटिव में चला गया है, क्योंकि ये एक बेसिकली काउंट्रा एसेट अकाउंट है, ये एसेट्स को कम करता है, तो ये हमेशा एसेट के अगेंस्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, काउंट्रा एसेट जब भी बढ़ता है तो उसका नेचर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट की अमाउंट आ जाएगी 39,425, इससे हम एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने पार्ट डी में उसने बोला हुआ है, हम सवाल देख लेते हैं। पार्ट डी में उसने मुझे बोला हुआ है कि जो आपके ओवर 90 डेज़ का पास ड्यू आ रहा है, यानी जितने भी 90 दिन से ऊपर का उधार है उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर दो। तो हम सबसे पहले जाएंगे और चेक करेंगे कि 90 डेज़ से ऊपर का कितना उधार है, मतलब जो मेरा डूबने का ख़तरा है वो है आपका, डूबने का ख़तरा है आपको। टोटल उधार आपका 36,600 है, जो 90 दिन से ऊपर का उधार है। उस पर आपका 40% अप्लाई होने के बाद 14,640 आपका डूब सकता है। तो आपने सीधा सीधा बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कर देना है कि आपके पास 36,600 पूरा डूब चुका है, क्योंकि वो 90 डेज से ऊपर जितना भी है वो सबको राइट ऑफ करने का बोल रहा है। मैंने राइट ऑफ कर दिया। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। देन वो एक और कंडीशन दे रहा है, वो बोला पॉइंट नंबर 2 में कि 50% जो आपका राइट ऑफ हुआ है उसको रिकवर कर लो। तो हमने जिस तरह से अकाउंट रिसीवेबल का बंद किया था, इसी तरह से दोबारा अकाउंट क्रिएट किया। क्रिएट करने में रिसीवेबल डेबिट होगा, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट होगा। मतलब आसान अल्फाज में जो आपने इससे पहले किया है राइट ऑफ करने के लिए, इसको बिल्कुल पलट दोगे और देन आप उसको रिसीव कर लोगे, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। दैन आपका 2015 प्राइवेट का सवाल है। 2015 प्राइवेट में आपको एक बहुत अहम सवाल दिया हुआ है और आसान सा भी है। इसके अंदर आपको दो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश का और अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स का और अकाउंट रिसीवेबल का। दो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें इस वक्त अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स डेबिट नेचर पे दिया हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी नेचर के अगेंस्ट देगा तो इसका रिएक्शन थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अच्छा, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। अब आपने क्या करना होगा, एक छोटी सी कॉम्प्यूटेशन है, आपने बैड डेब्ट्स को कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड करना है। अकाउंट रिसीवेबल देखा 5 लाख है, इस पर 3% अप्लाई किया, आपने अनकलेक्टेबल अमाउंट आ गया। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स डेबिट था, डेबिट हमेशा ऐड होता है और क्रेडिट हमेशा लेस होता है। ठीक है, माइनर यहाँ पे आपने डेबिट बैलेंस था उसको ऐड कर लिया, तो आपके पास आ गया एडजस्टमेंट बैलेंस 30,000 रुपये। इसलिए आपने एडजस्टिंग एंट्री तो क्लोजिंग एंट्रीज बना दी। देन आपका इसका पार्ट भी दोबारा एजिंग मेथड है, और यही दो वजूहात थी, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा एजिंग मेथड, जिस वजह से मैंने ये सवाल सेलेक्ट किए हैं। और जब आपके पास रिसीवेबल मुश्किल आता है तो ये बात याद रखिएगा, आपको मुश्किल सिनेरियोज़ में एजिंग मेथड या डबल परसेंटेज मेथड, जब आपको दो तरह के बैलेंसेस गिवन हो वो दिया जाता है, और जिसमें बच्चा जो है वो थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि बच्चा रूटीन का सवाल करके जाता है। ये बात याद रखिएगा, पिछले 4-5 सालों से ये अपनी अप्रोच तब्दील कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को उनके अकॉर्डिंग अप टू मार्क नहीं किया तो आपका सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, आपको डाटा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सारा कैटेगराइज करके दिया हुआ है। इस वक्त उन्होंने कोई अकाउंट ओमिट नहीं किया, यानी किसी अकाउंट होल्डर का या किसी कस्टमर का अकाउंट रिकॉर्ड करना नहीं भूले। इस वक्त उन्होंने सारा कैटेगराइज करके दिया हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक टेबल बनेगा, जबकि इससे पहले जो डाटा इन्होंने दिया हुआ था हमने इसमें 2 टेबल ड्रॉ किए थे। ठीक है, सबसे पहले उसका ड्रॉ किया था जिसका अकाउंट कस्टमर का रिकॉर्ड करना भूल गए थे। देन हमने जो है वो एजिंग बैड डेब्ट्स की तरफ गए थे।
ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट बैड डेब्ट्स की तरफ जाएंगे। सिंपली हमने अमाउंट लिखना है, रेट लिखना है, दोनों गिवन होगा। रेट अप्लाई किया, आपके पास टोटल अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स आ गया। आपने चेक किया कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट में दिया हुआ है, तो लाजमी सी बात है आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टिंग एंट्री बनाई, क्लोजिंग एंट्री बनाई, और इस तरह से आपका ये ईयर अख्ताम हुआ। देन आपका 2015 रेगुलर की तरफ हम जाएंगे। 2015 रेगुलर में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक आपको अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है, दूसरा आपको अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का दिया हुआ है। कुछ एंट्रीज़ दी हुई हैं, आपने एंट्रीज़ रिकॉर्ड करनी है। रिक्वायरमेंट में आपके पास दो रिक्वायरमेंट है, एक आपका रिसीवेबल का है, देन आपको बैड डेब्ट्स एस्टिमेट करना है। जब आप इस वक्त आपके पास दो सिनेरियोज़ हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो ये मखसूस वजह थी ये 4 सवाल सेलेक्ट करने की। ये चौथा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछले 3 सवालों से, ठीक है। देन ये टॉपिकल सीरीज़ भी है, जिस वजह से मैंने ये 4 वीडियोस लगातार सेलेक्ट किए हैं। आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज़ बनानी है। अगर आप इस वक्त यहाँ पे इन्होंने एंट्रीज़ बनाने का नहीं बोला, अगर आप एंट्रीज़ में एक्सपर्ट हो और आप लेजर में भी बड़े एक्सेप्शनल हो, तो ये बात याद रखिएगा, आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, तमाम एंट्रीज़ को पोस्ट किया रिसीवेबल में और बैड डेब्ट्स में। देन आपने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो कि 1,13,000 है, उससे आपने अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का एंडिंग बैलेंस निकाल के आपने फुटिंग की और एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया। करने के बाद आपने कंप्यूटेशन की तरफ गए। ये कंप्यूटेशन आपकी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप कंप्यूटेशन के थ्रू करो, आपकी मर्ज़ी आप लेजर के थ्रू करो। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को लेजर के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपने एडजस्टमेंट की अमाउंट मालूम की, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। देन आपका अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का लेजर बनेगा। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का लेजर बनने के बाद आपने एक छोटी सी और कंप्यूटेशन करनी है। करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उससे आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ और बैलेंस शीट बना देनी है, ठीक है जी। बैलेंस शीट हमेशा याद रखिएगा कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का एंडिंग बैलेंस, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का एंडिंग बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस से बनती है, ठीक है जी। इसके बाद ये जो दूसरी बैलेंस शीट बनी हुई है, ये आपकी दूसरी अप्रोच की है। जो पहली बनी हुई है, ये पहले अप्रोच से बनी हुई है, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।